हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वर्ल्ड मार्केट में से करीबन 6.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर साफ हो चुके हैं। ये कितने होते हैं? ये एक्चुअली इंडिया के जो एनुअल जीडीपी है, मतलब सालाना जो जीडीपी है, उसके डबल पैसे है। मतलब इतना सारा फंड ये साफ हो चुका है वर्ल्ड मार्केट में से। और इसके पीछे बड़े बड़े रीजंस कौन से थे? एक जो सेल ऑफ जो चल रहा था वो जापान की वजह से चल रहा था, और उनका जो मार्केट है वो निकाई में अगर देखा जाए तो रेगुलरली 12% 13% तक का रेगुलरली फॉल उसमें दिखाई दे रहा था। ये फॉल हो क्यों रहा था? बेसिकली उसका रीज़न ये था क्योंकि जापान में अगर देखा जाए तो जापान में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स है। मतलब आप अगर लोन लेते हो तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पूरे वर्ल्ड में जापान में है। और उसके कारण काफ़ी जो अन्य भाग से जो लोग थे, दुनिया भर से लोग वहाँ से लोन लेते हैं जापान से, और फिर उन पैसों को किसी और जहाँ पे हाई रिटर्न्स है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अभी इंडिया में भी अगर देखा जाए तो बुलेट ट्रेन के लिए हमने 100 ईयर्स के लिए जापान से लोन लिया था, और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं भरना है। मतलब सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही भरनी थी। तो वो सब कुछ इसके बाद ये बंद हो चुका था। जापान ने अभी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया था, और फिर उसी की वजह से जो लोगों ने जो जापान से लोन लिया था और किसी और कंट्रीज में इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे सारा उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और उसके कारण पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में हमें सेल ऑफ दिखाई दिया। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज जापान मार्केट 11.5% ऊपर है। तो ये क्या ये निकाई, मतलब जो 11.5% है, तो इसके कारण अभी वापस वर्ल्ड मार्केट्स में हमें तेजी दिखाई देगी? या फिर इंडियन मार्केट्स उतने गिरे तो नहीं थे, लेकिन जो पेस जो कम हुआ था इंडियन मार्केट्स का वो वापस क्या आ जाएगा, और उसी स्पीड से, डबल स्पीड से इंडियन मार्केट्स वापस भागना शुरू करेंगे? तो वो समझने के लिए हमें 2 से 3 पैरामीटर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला अगर देखा जाए तो सिर्फ जापान का ही इशू हमारे सामने नहीं था। दूसरा जो इशू था वो यूएस रिसेशन का था। कम से कम 1.5 साल तक अभी तक ये यूएस रिसेशन की बात नहीं चल रही थी, और 1.5 साल के बाद में ये वापस शुरू हो चुका है कि वापस यूएस में रिसेशन आ सकता है, क्योंकि उनका जो जॉब्स डेटा है वो काफ़ी खराब आया है। और उसी कारण यूएस मार्केट्स में अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स 1000 पॉइंट्स की हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा था। मतलब 1000 पॉइंट्स का फॉल हमें दिखाई दे रहा था। क्या वो इशू को रिजॉल्व किया है? तो वो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसको रिजॉल्व करना बाकी है। तो वो एक टांगती तलवार हमेशा हमारे सर के ऊपर रहेगी। और उसके साथ अगर बात देखी जाए तो ईरान और इजराइल का जो इशू चल रहा है, अभी ईरान और इजराइल का जो इशू है उसमें जब इजराइल ईरान में जाकर तेहरान में जो उनके इस्माइल हानिया थे, जो हमास के लीडर थे, उनको मारा था, तो उसके बाद में ईरान ने अल्टीमेटम दिया था कि हम बहुत बड़ा अटैक इजराइल पर करने वाले। और उसी तरीके से दोनों साइड पर अगर देखा जाए तो इजराइल ये अल्टीमेटम देने के बाद भी इजराइल ने काफ़ी अटैक्स वहाँ पे अन्य इसमें भी किए, और उसके साथ ईरान भी काफ़ी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है कि इजराइल पर अटैक करने के लिए। अभी इनमें हो क्या रहा है कि इजराइल के पास अगर देखा जाए तो यूएस ने काफ़ी वॉरशिप्स, जो बड़े बड़े वॉरशिप्स थे, 13 ऐसे वॉरशिप्स यूएस ने इजराइल के पास तैनात कर दिए थे। और उसके साथ काफ़ी जो फाइटर जेट्स थे वो भी तैनात कर दिए थे कि अगर इजराइल पर अगर अटैक होता है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस उनके साथ में रहेगी। और दूसरे पैरामीटर पर अगर देखा जाए तो ईरान के पास रशिया से काफ़ी बड़े बड़े मिसाइल्स है, काफ़ी बड़े बड़े जो वॉरफोर्स होती है, तो वो सारा सपोर्ट रशिया ईरान को दे रही है, ताकि वो अगर अटैक करती है तो बड़ा अटैक इजराइल पर हो सकता है। और ये जो इशू है ये हमारी टांगती तलवार हमेशा रहेगी, मतलब जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि पता वो कब करेगी वो हमें किसी को पूछ के नहीं करने वाली, और कभी भी वो न्यूज़ आ सकती है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। और वो अगर होता है तो फिर वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कौन सी कंट्रीज बाद में इन्वॉल्व होगी और कहाँ तक वो एस्केलेट होगा, तो वो सारी हम चीज़ें अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसी जब फियर होती है, वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी अगर होती है, तो फिर वो हमेशा पैनिक ही देने लायक ही होती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए वॉर ये एकदम काफ़ी खराब चीज़ होती है। हालांकि अगर जाए तो इंडियन मार्केट्स का डायरेक्टली इसमें से कुछ भी इशू नहीं है, डायरेक्टली इसका कुछ भी इंडियन मार्केट्स का, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ईरान की तरफ से है ना इसराइल की तरफ से। लेकिन अगर होता भी है तो क्रूड बढ़ सकता है, तो क्रूड का इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। और दूसरी कंट्रीज कौन से इन्वॉल्व होती है, तो वो सारी चीज़ देखनी होगी। तो ये एक इशू रहेगा कि जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, और ये न्यूज़ ओरिएंटेड रहेगा। वो कभी भी न्यूज़ आ सकती है, और उसके वजह से फिर वो हमें मार्केट्स में फॉल भी बड़े बड़े दिखाई दे सकते हैं। और उसी के साथ में अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे शेख हसीना, तो उन्होंने उनके कंट्री को छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वहाँ पे जो सिविलियंस थे उन्होंने काफ़ी बड़ा रिवोल्ट में आ चुके थे।
और करीबन वो जाने के बाद में बांग्लादेश का उनका जो घर था वो घर तक वो पहुंच गए थे और काफ़ी लोग उसमें मारे गए। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो कोई भी गवर्निंग वहाँ पे फोर्स बांग्लादेश में नहीं है और इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट पर हो सकता है और वो हुआ भी आज अगर देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ों में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ इंडियन मार्केट्स के लिए और कुछ कुछ चीज़ों में इसका इम्पैक्ट खराब भी हुआ। मतलब टेक्सटाइल मार्केट्स में अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल मार्केट जो एक्सपोर्टर जो हमारे कंपनीज थे इंडियन कंपनीज, तो उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी हमें राइज दिखाई दी, जैसे 10%, 12%, 13% तक राइज थी। तो ऐसा क्यों था? इसका बेसिकली ये रीज़न था क्योंकि बांग्लादेश वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है और उनके बिजनेस को अगर इरप्ट होता है तो मेजरली जो डिमांड जो आएगी वो इंडियन कंपनीज के पास आएगी और उसी की वजह से इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज जो थी उसमें काफ़ी बड़ी राइज हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन दूसरी जगह अगर देखा जाए तो मारिको में हमें फॉल दिखाई दिया था, इमामी में फॉल दिखाई दिया था क्योंकि मारिको का करीबन 11% जो रेवेन्यू था वो बांग्लादेश से आता था और जो कंपनीज थी जिनका रेवेन्यू ज़्यादा करके बांग्लादेश से आता था तो उनमें भी हमें कुछ हद तक काफ़ी फॉल दिखाई दिए। तो ये इशू को भी एड्रेस करना पड़ेगा। अभी एक्चुअली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी कुछ क्लैशेस चल रही है। रशिया यूक्रेन हो गया, अभी इमीडिएटली ये ईरान इजराइल, फिर बाद में ये बांग्लादेश, और हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। और इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो इंडिया काफ़ी सेफ हेवन है और उसी की वजह से इंडिया की जो मार्केट्स है काफ़ी गिर नहीं रहे, काफ़ी सस्टेन हो रहे। अगर आप देख रहे हो तो एक 1%, 2%, 3% तक का ही उसमें फॉल हमें इंडियन मार्केट्स में दिखाई दिया। और दूसरी डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट्स में एक एक दिन में 10%, 12% तक के फॉल्स हुए। तो ये सारी चीज़ें रहेगी और इसका इम्पैक्ट टेम्पररीली हो सकता है कुछ टाइम बिंग के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। और हमें अभी फिलहाल जो भी अपडेट्स जो निकल के आते हैं उन पर सारा हमारा ध्यान रहना चाहिए। और अगर आपको सारे अपडेट जानने होंगे लाइव मार्केट में कि कहीं क्या हो रहा है तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वो पूरी तरह से फ्री चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारी कुछ चीज़ें मैं अपडेट करते रहता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो किस तरीके से बैंक निफ्टी हमारी मूव रहनी चाहिए या फिर किस तरीके से मेरी बैंक निफ्टी के लिए मूव रहेगी। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी 49,400 पर एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर कुछ चीज़ें एस्केलेट नहीं होती और अगर कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि 49,400 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर बैंक निफ्टी उसको अगर हिट करती है तो मुझे ऐसे लगता है वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड तभी लूँगा अगर 50,000 अगर ब्रेक होता है तो अगर 50,000 अगर ब्रेक होता है तो मैं उसमें बैंक निफ्टी में बाय ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट 500 पॉइंट्स का रहेगा जो कि 50,500 तक मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी जा सकती है। और बेसिकली अभी भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बड़ी मूव्स मतलब 500, 800, 1000 पॉइंट्स की मूव काफ़ी यूजुअल हो चुकी है बैंक निफ्टी में। तो डाउनवर्ड साइड में मुझे ऐसा लगता है 49,400 एक सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे जो रहेगा वो 48,800 रहेगा और 49,400 पर मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा और उसी लेवल पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा नेक्स्ट ट्रेड 48,800 पर मेरा बाय ट्रेड बनेगा क्योंकि मैं उसकी 49,400 अगर ब्रीच होता है, अगर डाउनवर्ड साइड में अगर कट होता है तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा और उसको होल्ड 48,800 तक करूँगा। तो ये ऐसे सारे स्ट्रॉन्ग लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे जो रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो एक्सपायरी के लिए इस तरीके से मेरी मूव रहेगी। और आप भी अगर एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हो तो आपने टारगेट और आपके स्टॉप लॉस आपको पता रहने चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सडन अगर कुछ न्यूज़ आती है तो आपके डायरेक्शन की उल्टी मार्केट निकल सकती है और फिर उसमें आपको बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पहले कैलकुलेट करके रखिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और ये वीडियो से आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। धन्यवाद।